हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आपका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम समझ चुके हैं अच्छी तरह से कि ये चैप्टर किस चीज को बिलोंग करता है, जेनेटिक्स को, उसके फादर कौन थे, किस तरीके से इसमें एक्सपेरिमेंट्स किए गए और किस चीज पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, यानी कि क्या चीज पता लगाने के लिए इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए। मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने जाना कि उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया था वंशागति को पता लगाने के लिए। हाँ, ये एक अलग बात है कि उनको तब तक ये सब पता नहीं था कि जीन्स किसे कहते हैं, क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं। बस उन्होंने खाली लक्षण जो वंशागति के अनुसार लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे थे, उसके आधार पर कुछ नियम प्रतिपादित किए थे। चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, क्लास 12th में आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चल रहा है, तो उसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इनहेरिटेंस का मतलब आप सबको पता है, आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशागति, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों का जो ट्रांसफर है वो किस तरह से हो रहा है, वो वंशागति की कैटेगरी में आता है। दूसरा है वेरिएशन, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों का ट्रांसफर हो रहा है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। मतलब एज इट इज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण ट्रांसफर नहीं होते हैं, कुछ न कुछ चेंज हो जाता है। जो चेंज हो जाता है, जो विविधता आती है, वो कहलाती है वेरिएशन। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के बीच में जो रिश्ता है वो कौन सा है? वही है अनुवांशिकी। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो अगर एक लाइन में पूछा जाए कि व्हाट इज जेनेटिक्स, तो क्या आप बता पाएंगे जेनेटिक्स क्या है? उसके बाद इनहेरिटेंस क्या है? प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। वो प्रोसेस जिससे कैरेक्टर्स पेरेंट से प्रोजेनी में, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? इनहेरिटेंस या वंशागति कहलाती है। वेरिएशन क्या है? डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। कितना कोई बच्चा अपने माता पिता से अलग है, उसमें क्या विविधता है, ये डिसाइड करता है वेरिएशन। मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने इनहेरिटेंस के लॉज का प्रपोज किया था उन्होंने, है ना। तो ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन ये उपाधि इनको बहुत सालों के बाद मिली थी। उन्होंने क्या किया था? ही यूज्ड गार्डन पी एज हिज सैंपल। उन्होंने गार्डन पी को, उद्यान मटर को अपने सैंपल के तौर पे चूज किया था। क्यों चूज किया था? क्योंकि जो गार्डन पी था उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने आसान थे, वो इजीली अवेलेबल था, उसमें पॉलिनेशन इजी था और शॉर्ट लाइफ स्पैन था उसका, है ना। उन्होंने क्या लिया? लार्ज सैम्पलिंग साइज गेव क्रेडिबिलिटी टू हिज कलेक्टेड डाटा, यानी उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर सैंपल्स को कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट किया, जिससे उनका डेटा जो है वो क्रेडिबिलिटी उसकी ज्यादा थी, है ना, वो विश्वसनीय ज्यादा था, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में सैंपलिंग करी थी। तो गार्डन पी प्लांट possessed certainly completely opposite traits, वो अपोजिट ट्रेट्स दिखा रहा था। और he worked on the following 7 traits of garden pea, जो आपको पहले ही बता चुकी हूं मैं। उन्होंने जैसे कि टॉल और ड्वार्फ प्लांट पे किया। तो कैरेक्टर्स क्या थे बच्चों? ये है कैरेक्टर्स, और ये दोनों क्या है? ट्रेट्स हैं। कैरेक्टर्स थे, उन्होंने स्टेम हाइट को लिया था, और उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था कि जो स्टेम की हाइट थी वो टॉल थी। रेसेसिव यानी कि जो अप्रभावी लक्षण था वो क्या था? कि ड्वार्फ प्लांट था। फ्लावर कलर को लिया था, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। 14 ट्रेट्स हैं और 7 कैरेक्टर्स हैं। फ्लावर कलर को लिया था वॉयलेट और व्हाइट। फ्लावर पोजीशन को लिया था एक्सियल और टर्मिनल। उसके बाद उन्होंने फलियों की शेप को
पॉड शेप को लिया था। पॉड शेप को लिया था कि पॉड शेप इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद उन्होंने और क्या लिया था, उन्होंने पॉड कलर को लिया था कि पॉड कलर जो फलियों का रंग है वो ग्रीन है या येलो है। उसके बाद उन्होंने और क्या लिया था, फिर फलियों के कलर और फलियों के शेप के बाद उन्होंने फलियों के अंदर मौजूद जो सीड था, बीज था, जो मटर के दाने थे, उसमें से उन्होंने सीड का शेप देखा कि सीड कैसी शेप में था। तो मटर के दाने कैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं। तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर जो था वो राउंड सीड्स थे उसके, और रिसेसिव में रिंकल्ड आया था, और सीड कलर में सीड कलर उन्होंने देखा तो ये थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उनको येलो कलर सीड ज्यादा दिखाई पड़े, और मतलब हम लोगों के अनुसार अगर हम देखें तो हमें मटर के दानों में बहुत सारी फलियों में येलो कलर के सीड्स कम दिखेंगे और ग्रीन ज्यादा दिखेंगे, पर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्हें प्रभावी लक्षण जो दिखा था वो येलो था। True breeding pea lines were obtained by continuous self-pollination for several generations. True breeding या pure line seeds किसे कहते हैं बच्चों, वो जो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा हमें मिला हो कई पीढ़ियों तक, जिसमें लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा हो, वो प्योर लाइन ब्रीड्स कहलाते हैं। ठीक है, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स वर सेलेक्टेड एज पेयर्स। इन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स को सेलेक्ट किया जोड़ों के रूप में, विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, जो एक दूसरे से सेम थे। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का मतलब कि उन्होंने अपोजिट ट्रेट्स को दिखाया था और उसको कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कहा गया। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन जो क्या कहलाया, हाइब्रिडाइजेशन वाज परफॉर्म्ड ऑन सच वेराइटीज टू ऑब्टेन फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन known as the first filial progeny or F1 generation, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन कराया गया था। उन्होंने जो ये 14 कैरेक्टर्स चूज किए थे, इन 14 कैरेक्टर्स में से जो इन्होंने 14 कैरेक्टर्स चूज किए थे, इन 14 कैरेक्टर्स में से उन्होंने, जैसे टॉल और ड्वार्फ की हम बात करें स्टेम हाइट की, तो उन्होंने एक प्योर लाइन टॉल प्लांट लिया और एक प्योर लाइन ड्वार्फ प्लांट लिया और उसका क्रॉस पॉलिनेशन करा के उन्होंने फर्स्ट फिलियल प्रोजेनी या F1 जनरेशन निकाली, जिसमें इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन क्या कहता है कि आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन द F1 जनरेशन सो ऑब्टेन्ड रिजेंबल्ड ओनली वन ऑफ इट्स पेरेंट्स से ऑल टॉल नो ड्वार्फ। मतलब जब उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करवाया तो उन्होंने क्या देखा कि एक प्योर लाइन टॉल प्लांट का एक प्योर लाइन ड्वार्फ प्लांट से अगर हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, क्रॉस कराया गया, तो उन्होंने देखा कि जो टॉल ट्रेट था वो डोमिनेंट था, लेकिन जो F1 जनरेशन आई उसमें सारे के सारे पौधे कैसे हो गए, टॉल हो गए, है ना। उसमें एक भी पौधा ड्वार्फ नहीं हुआ, मतलब कि क्रॉस टॉल और ड्वार्फ का कराया गया था, लेकिन ड्वार्फ जो था वो कहीं ना कहीं एकदम हिडन हो गया, दिखाई नहीं पड़ा, और केवल टॉल ही F1 जनरेशन में दिखाई पड़ा। फिर क्या हुआ, when two plants from F1 generation were self-pollinated, the second filial progeny और F2 generation was obtained। उसके बाद सेकेंड जो F2 जनरेशन थी वो कैसे मिली, तब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। F1 जनरेशन के एक प्लांट का दूसरे प्लांट से सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, क्योंकि मटर का पौधा जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है इजीली, उस पे दोनों ही पुष्प पाए जाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, रिवाइवल ऑफ अनएक्सप्रेस्ड ट्रेट। जो अनएक्सप्रेस्ड ट्रेट था, जो आपका F1 जनरेशन में अनएक्सप्रेस्ड रह गया था, ये दिखाई नहीं पड़ा था, ये छिपा रह गया था, हिडन ट्रेट जो था ड्वार्फ वाला, वो आपका F2 जनरेशन में दिखाई पड़ा, लेकिन 3:1 के रेशियो में दिखाई पड़ा। यानी कि जो F2 जनरेशन थी उसमें भी 4 पौधों में से अगर 100% में से 75% प्लांट्स जो थे वो टॉल हो गए थे, और जो 25% प्लांट्स थे वो कैसे हो गए थे, वो ड्वार्फ हो गए थे। लेकिन उन दोनों के बीच की हाइट का कोई भी प्लांट नहीं था, या तो टॉल थे या ड्वार्फ थे। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल प्रपोज दैट समथिंग इज बीइंग पास्ड अनचेंज्ड
from generation to generation, he called these things as factors. तो मेंडल ने प्रपोज किया कि कुछ ऐसा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पास आउट होता रहता है, जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता है एज इट इज, और उसको उन्होंने उस समय पे फैक्टर्स का नाम दिया, जो आज के समय में जिसको हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं, जिसको आज के समय में हम क्या कहते हैं, प्रेजेंटली कॉल्ड जीन्स। फैक्टर्स में क्या होता है, फैक्टर्स कंटेन एंड कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप सबको पता है, फैक्टर्स जो हैं वो आपकी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, अनुवांशिक सूचनाओं को कैरी करते हैं और उसी को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, है ना। अलील्स क्या होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम फैक्टर। जैसे एलील्स कैसे है, जैसे बच्चों एक हाइट का जीन्स है, तो हाइट के जीन्स पे दो एलील्स हैं, एक टॉल का होगा और एक ड्वार्फ का होगा, है ना। तो वो जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम फैक्टर है वो एलील्स कहलाते हैं। टू एलील्स कोड फॉर अ पेयर ऑफ टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, जैसा कि टॉल एंड ड्वार्फ, तो ये एलील्स कहलाते हैं। देखो कैरेक्टर्स का मतलब हाइट, ऊंचाई, वो कैसी होगी, स्पेसिफिक टॉल एंड ड्वार्फ, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके एलील्स। फिर हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। तो क्रॉस जब एक ही कैरेक्टर को लेके एक्सपेरिमेंट किया जाए, जैसे उन्होंने सबसे पहले हाइट पर एक्सपेरिमेंट किया था, हाइट ऑफ अ प्लांट देखा था, हाइट ऑफ द पार्ट, तो वो क्या था बच्चों, वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। किस तरह से था, जैसे ये पेरेंट पहला जो F1 जनरेशन पाने के लिए उन्होंने किया था पेरेंट। अब इसमें देखिए कि ये था TT, क्या था, TT, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्लास में प्योर लाइन उन्होंने टॉल प्लांट लिया और प्योर लाइन ब्रीड का उन्होंने एक ड्वार्फ प्लांट लिया, ठीक है, टॉल लिया और एक ड्वार्फ लिया। और इसकी गेमीट्स की अगर हम बात करें तो ये होमोजाइगस गेमीट्स थे, यानी कि कैपिटल टी से डिनोट किया गया और ड्वार्फ को स्मॉल टी और स्मॉल टी से डिनोट किया गया, ठीक है। उसके बाद उनको मिली F1 जनरेशन। इससे गेमीट्स जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, गेमीट्स जो बने वो कैपिटल टी बना एक इधर से, और इधर से क्या बना, स्मॉल टी बना। और उसके बाद उसमें क्या हुआ, उसमें फिर से सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, तो स्मॉल एक कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये कैसा हो गया, ये हेटेरोजाइगस हो गया, ये हेटेरोजाइगस गेमीट्स बने इसमें, और ये भी हेटेरोजाइगस गेमीट्स बने, क्योंकि मेल और फीमेल गेमीट्स का फ्यूजन जब होता है तो वो आप देख रहे हैं ऊपर प्योर लाइन टॉल है और प्योर लाइन ड्वार्फ है, तो जब उसका फ्यूजन हुआ तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी गेमीट्स का फ्यूजन हुआ और इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी गेमीट्स का फ्यूजन हुआ। सेल्फ पॉलिनेशन हुआ जब सेकेंड F2 जनरेशन पाने के लिए, तो इस तरीके से 4 पौधे मिले, ठीक, जिसमें से 3 टॉल थे, जिसमें क्या थे, 3 टॉल थे, 1 2 3 टॉल थे और 1 जो था वो ड्वार्फ था, तो 3:1 का रेशियो मिला उसमें। अब इसको हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से TT और स्मॉल टी एंड कैपिटल T एंड स्मॉल टी, ये क्या है, ये सारे के सारे जीनोटाइप्स हैं, व्हाइल द ट्रेट्स टॉल एंड ड्वार्फ आर फिनोटाइप्स। देखो जीनोटाइप्स क्या होता है और फिनोटाइप्स क्या होता है। फिनोटाइप्स का मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो आपको आपकी आंखों से दिखाई पड़ते हैं, जो लक्षण आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, वो है आपका फिनोटाइप। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि मान लीजिए मेरे बाल काले हैं, मेरी आंखें काली हैं और मेरी लंबाई लंबी है, तो वो क्या है, वो मेरा फिनोटाइप है। लेकिन अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो हो सकता है मेरे फादर लंबे रहे हों और मेरी मदर जो है वो लंबी ना रही हो, छोटी रही हो हाइट में, लेकिन मेरी हाइट लंबी होने का मतलब ये है कि जो मेरा जीनोटाइप है, जीनोटाइप तो मिक्स होगा, लेकिन फिनोटाइप दिखने में जो कैरेक्टर प्रभावी हुआ, डोमिनेंट हुआ, वो मेरे फादर की लंबाई डोमिनेंट हो गई, तो मैं लंबी दिखती हूँ, लेकिन जीनोटाइप मेरा वैसा नहीं होगा, क्योंकि जीनोटाइप में मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो टी जो है, टी स्टैंड्स फॉर टॉल ट्रेट, while small t stands for dwarf trait.
कैपिटल टी जो है वो टॉल के लिए लिखा जाता है और स्मॉल टी जो है वो डॉर्फ के लिए लिखा जाता है, ठीक है। इवन इफ अ सिंगल टी इज प्रेजेंट इन द जीनोटाइप, फिनोटाइप इज टॉल। अगर एक सिंगल टी भी जीनोटाइप में प्रेजेंट है तो फिनोटाइप उसका क्या होगा, टॉल होगा। यानी कि अगर सिंगल कैपिटल टी वाला टॉल ट्रेट का गैमीट भी प्रेजेंट है आपके जीनोटाइप में तो फिनोटाइप टॉल होगा, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, वो प्रभावी लक्षण है, यानी कि डॉर्फ पे टॉल प्रभावी होता है। व्हेन टी एंड when capital T and small t are present together, then T dominates and suppresses the expression of T. अब T बार बार बोलने से एक कैपिटल T है और एक स्मॉल t है, तो अगर जैसे कि इसमें दिखा रहा है, एक F2 जनरेशन में 4 प्लांट्स के बारे में बताया, एक का गैमीट्स है कैपिटल T और दूसरे का है कैपिटल T स्मॉल t, फिर तीसरे का है कैपिटल T स्मॉल t और चौथे का है स्मॉल t। तो इसका फिनोटाइप रेशियो क्या होगा बच्चों, इसको फिनोटाइप रेशियो है 3:1 और जीनोटाइप रेशियो इसका क्या होगा 1:2:1, है ना। अगर फिनोटाइप की बात करें तो वो होगा आपका 3:1 और अगर फिनोटाइप की बात करें तो वो होगा आपका 1:2:1। यहाँ पे अगर हम फिनोटाइप की बात करते हैं, अगर हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा 3:1, यानी कि 3 टॉल और 1 डॉर्फ, 3:1। लेकिन अगर हम यहाँ पे जीनोटाइप की बात करें, अगर हम यहाँ पे जीनोटाइप की बात करते हैं यानी जीन्स उसमें कैसे कैसे हैं, तो कैपिटल टी ये हो गया 1:, ये हो गया 2:1, यानी कि जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस हो गया। यहाँ पे प्योर लाइन टी है 1, ये हो गया टी:, ये हो गया 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी और उसके बाद ये हो गया टी, यानी कि 1:2:1 का रेशियो आया। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में जो फर्क है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है कि इवन अ सिंगल टी इज प्रेजेंट इन द जीनोटाइप, फिनोटाइप इज टॉल, जो फिनोटाइप होगा वो टॉल हो जाएगा। व्हेन टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर प्रेजेंट टुगेदर, टी डोमिनेट्स एंड सप्रेसेस the expression of small t. Therefore, T for tallness is dominant character trait, while small t for dwarfness is recessive trait. जो tall वाला trait है वो dominant है और जो small t है dwarfness वाला वो recessive trait है। अब इसके लिए देखो आप, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये दोनों क्या हैं, जब गैमीट्स सेम होंगे, प्योर लाइन ब्रीड्स होंगे तो कैपिटल टी and small t are homozygous while capital T and small t is heterozygous, ठीक है। ये बहुत इजी है, समझ सकते हो आप। अगर कैपिटल टी सेम गैमीट्स हैं तो होमोजाइगस होंगे, जैसे आइसोगेमस गैमीट्स के बारे में आपने पढ़ा था। और अगर स्मॉल टी है तो भी होमोजाइगस होंगे, लेकिन अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो वो हेटेरोजाइगस होगा। तो अगर एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें F2 जनरेशन में होमोजाइगस गैमीट्स का पेयर कितना था और हेटेरोजाइगस गैमीट्स का पेयर कितना था, तो वो आप 1:2:1 के रेशियो में था। ये आप बता पाएंगे कि कैपिटल टी का 1 था, स्मॉल टी का 1 था और कैपिटल टी स्मॉल टी का यानी हेटेरोजाइगस 2 था और होमोजाइगस भी 2 था, लेकिन अलग अलग प्रकार का। फ्रॉम द क्रॉस, जब क्रॉस कराया गया, इट कैन बी फाउंड दैट एलील्स ऑफ पेरेंटल पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड ओनली वन एलील इज ट्रांसमिटेड टू द गैमीट। जो गैमीट्स बनते हैं उसमें एक ही एलील ट्रांसफर होता है, ठीक है। गैमीट्स ऑफ कैपिटल टी विल हैव ओनली T alleles. Gametes of small t will have only small t alleles, but gametes of capital T small t will have both T and T
एलील्स। ठीक, इसको समझने के लिए पुनेट स्क्वायर की हेल्प ली गई। अब पुनेट स्क्वायर क्या है बच्चों, जो आपके एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे, रेजिनेल्ड सी पुनेट, इन्होंने विकसित किया था ये। उन्हीं के नाम पे इसको पुनेट स्क्वायर का नाम दिया गया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन अ जेनेटिक क्रॉस। उस क्रॉस को देखने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, उसका नाम क्या था, पुनेट स्क्वायर, है ना। उसका क्या नाम था, पुनेट स्क्वायर। तो गैमीट्स का प्रोडक्शन, जहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है F1 और F2 प्लांट्स में, इन सभी को एक डायग्राम से समझा जा सकता है ना। तो उसी को, उस डायग्राम को आप क्या कहते हैं, पुनेट स्क्वायर क्या कहते हैं, या पुनेट चौखाना कहते हैं, है ना। तो इसमें जो आपका फर्टिलाइजेशन होगा, जब एलील्स का जो सेग्रीगेशन है वो एक ऐसी रैंडम प्रोसेस है जिसमें गैमीट्स में कोई एक एलील होने की 50% संभावना होती है। ऐसा क्रॉसिंग के रिजल्ट से प्रूफ हो चुका है बच्चों कि अगर कैपिटल टी प्लांट के गैमीट हैं तो उसमें टी एलील्स, कैपिटल टी वाला एलील, और डॉर्फ प्लांट के गैमीट में स्मॉल टी का एलील होता है ना। तो जब कैपिटल टी एलील के पॉलन ग्रेन के द्वारा दूसरे पेरेंट के स्मॉल टी के एलील के एग के द्वारा मिलकर जो फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी एलील प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये इस तरह से आप देख रहे हैं, जैसे ये है कैपिटल टी टॉल, और ये है ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। कैपिटल टी के लिए है ये स्मॉल टी। तो गैमीट्स बने, कैसे गैमीट्स बने, दो गैमीट्स बनते हैं, यहां पे दो गैमीट्स बने, एक ये बना और एक ये बना। इसमें भी, डॉर्फ में भी एक ये बना और एक ये बना। ये क्या है, ये गैमीट्स हैं, ये क्या है, गैमीट्स है। तो जो प्योर लाइन ब्रीड लिया गया, तो उसमें जो टॉल प्लांट था उससे जो गैमीट्स बने, उस पे एलील्स ट्रांसफर हुए, कैपिटल टी यानी टॉल वाला, और स्मॉल टी। अब जब F1 जनरेशन देखी गई तो उसमें फिनोटाइप टॉल ही टॉल थे, है ना, दिखने में फिनोटाइप क्या था, टॉल ही टॉल। लेकिन आप उसको जब पुनेट स्क्वायर के थ्रू देखते हैं तो ऊपर की तरफ आपने कैपिटल टी सेट करा, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपने स्मॉल टी सेट किया। अब उसको क्रॉस कराया, तो इस तरह से क्रॉस कराया, जैसे यहां से कैपिटल टी लिया, यहां से स्मॉल टी लिया, एक हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहां से कैपिटल टी लिया और यहां से फिर स्मॉल टी ले लिया, तो क्या हो गया, ये दो हो गया, टी जिसमें एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। उसके नीचे भी आपने उसी तरह से क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। तो उसमें जब आप सेल्फिंग कराया आपने, तो ये दोनों क्या है, फिनोटिपिकली टॉल है, लेकिन जीनोटिपिकली ये क्या है, डिफरेंट है। इनमें डॉर्फ का भी गैमीट मौजूद है जो कि रेसेसिव था, है ना। तो पॉसिबल गैमीट्स आर रिटन ऑन टू साइड्स, यूजुअली एट टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम्स, एंड कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्सेस। इस तरह से बॉक्सेस बना के आप रिप्रेजेंटेशन जब आप उसका करते हैं, तो सेल्फिंग के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसकी सेल्फिंग कराएगी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब गैमीट्स को जब आप बॉक्स के थ्रू देखेंगे, तो अब गैमीट्स क्या बने, टॉल में एक आपका कैपिटल टी गैमीट बना और आपका एक स्मॉल टी गैमीट बना। ठीक है, सेल्फिंग हुई, इसमें भी जो टॉल प्लांट था, इसमें एक कैपिटल टी का गैमीट बना और एक स्मॉल टी का गैमीट बना। ठीक है, अब इसका जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो कैसा था, टी और टी का जो सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, तो बड़ा टी छोटा टी के साथ क्या हुआ कि आपने ऊपर हेड पे एक कैपिटल टी लिखा और एक स्मॉल टी लिखा, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक कैपिटल टी लिखा और एक स्मॉल टी लिखा। ठीक है, उसका जब सेल्फिंग कराया गया तो यहाँ पे टी का कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी का क्रॉस हुआ, तो एक प्योर लाइन ब्रीड आपको दिखाई पड़ा, जिसमें जो टॉल कैरेक्टर था वो दोनों कैपिटल टी आ गए थे। पर दूसरा जो मिला आपको क्रॉस के बाद F2 जनरेशन में, वो क्या था, एक कैपिटल टी का गैमीट था और एक स्मॉल टी का गैमीट था। थर्ड बॉक्स में भी आपको एक यहां से आपने क्रॉस कराया, एक कैपिटल टी का गैमीट आया, एक स्मॉल टी का गैमीट आया। ये कैसे आया, एक ऐसे और एक
ऐसे, और इसके बाद ये जब इसका क्रॉस कराया गया तो ये स्मॉल टी हो गया और ये भी स्मॉल टी हो गया। तो आपका रेशियो किस तरीके से आया, दिखने में फिनोटिपिकली 3:1 का रेशियो आ गया, लेकिन जब उसको जीनोटिपिकली देखा गया तो उसको 1:2:1 का रेशियो आया, है ना। तो एक जो आपका पुनेट स्क्वायर है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें जेनेटिक क्रॉस में ऑफ स्प्रिंग्स के सभी पॉसिबल जीनोटाइप्स की प्रोबेबिलिटी का आप स्टडी कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं कैलकुलेशन, वो आपने देखा कि सभी पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है उसका रिप्रेजेंटेशन स्क्वायर में जो बॉक्सेस दिए गए हैं उसमें एक स्क्वायर का रूप बनता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पुनेट स्क्वायर कहते हैं। और इसको किसने विकसित किया था, इसको विकसित किया था ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेजिनॉल्ड सी पुनेट ने। इनका नाम आप लिख लेंगे, रेजिनॉल्ड सी पुनेट। सर रेजिनॉल्ड सी पुनेट के नाम पर ही इस स्क्वायर का नाम पुनेट स्क्वायर है, ठीक है। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने with the help of Punnett square genotypic ratio in F2 generation can be found। आपका जो F2 जनरेशन का देखो फिनोटाइप क्या था, 3:1 का था, 3 टॉल थे और 1 डॉर्फ था, लेकिन जब उसका जीनोटाइप पता करने का नंबर है, मतलब फिनोटाइप का मतलब दिखने में टॉल थे और 1 दिखने में डॉर्फ था, लेकिन जब उसका जीनोटाइप पता करने के लिए ये पुनेट स्क्वायर हेल्पफुल हुआ। और उसमें पुनेट स्क्वायर में इन्होंने क्या दिया, फ्रॉम द इवन गिवन पुनेट स्क्वायर इट इज एविडेंस दैट जीनोटिपिक रेशियो कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी। इसका रेशियो क्या था, इसका 1:2:1 का रेशियो आया, जो जीनोटिपिकली ऐसा था, लेकिन फिनोटाइप तौर पे ये 3:1 का रेशियो था। तो जब द रेशियो 1:2:1, और इसको आप कह सकते हैं जब 4 पौधों में से मान लीजिए 100% में से बात करते हैं तो 1/4 1/2 यानी कि आधा, 4 पौधों में से 1/4, उसके बाद आधा, उसके बाद 1/4 ऑफ टी is to capital T small t is to small t can be derived from binomial expression। जैसे आपने गणित में एक फॉर्मूला लगाया था ax + by होल स्क्वायर, तो यही वाला आपको पहले ही बताया गया कि जेनेटिक्स की कैलकुलेशन में उन्होंने मैथमेटिक्स का भी यूज करा और स्टैटिक्स का भी यूज करा। तो उसके बाद गैमीट बेयरिंग जीन्स आर इन इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/2, हेंस द एक्सप्रेशन कैन बी एक्सपेंडेड एज, इस तरह से कैलकुलेशन आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी होल स्क्वायर is equal to 1/2 capital T plus 1/2 small t into 1/2 capital T plus 1/2 small t। और उसके बाद इस तरह से ये कंप्लीट हुआ 1/4 capital T plus 1/2 capital T small t plus 1/4 small t। ठीक है, तो ये आपने एक्सपेंड कर लिया है। अगले सेशन में हम इसको और अच्छे से समझ के फिर लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस तरह से दिया था। बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि मेंडल ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट्स पे और किस तरह से उन्होंने फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो देखा। पुनेट स्क्वायर की हेल्प से, उन बॉक्सेस की हेल्प से वो कैलकुलेट कर पाए। फिनोटिपिकली 3 टॉल प्लांट्स और 1 डॉर्फ प्लांट को जब उन्होंने जीनोटिपिकली देखा तो 1:2:1 के रेशियो में था, यानी कि उसमें जो गैमीट्स थे, गैमीट्स का फ्यूजन वो डिफरेंट तरीके से था। तो आपने उसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करके देखा। अगले सेशन में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।